कुछ सफर सिर्फ जगहों तक नहीं लेके जाते, कुछ सफर इंसान को उसकी असली खुशी तक लेके जाते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार आज से शुरू हो रही है हमारी नई ट्रैवल सीरीज। काफी समय से इस सफर का प्लान चल रहा था और आज वो दिन आ ही गया जब हम निकल पड़े हैं हल्द्वानी से चंपावत की तरफ। अभी सुबह का समय है और हमने अपनी यात्रा हल्द्वानी से शुरू भी कर दी है। मौसम इतना शानदार है कि सफर का मजा शुरुआत से ही आने लगा है। आसमान में हल्के बादल हैं, ठंडी हवा चल रही है और रोड भी काफी बढ़िया मिल रही है। ऐसे मौसम में बाइक राइड करने का अलग ही फील आता है। आज का हमारा पूरा रूट लगभग 200 किलोमीटर का होने वाला है, लेकिन आज का दिन पूरी तरह पहाड़ों वाला नहीं होगा। शुरुआत में हमें मैदान, जंगल, छोटे कस्बे और लंबे हाईवे देखने को मिलेंगे और शायद यही चीज इस पहले दिन को इतना खास बनाती है, क्योंकि हर सफर धीरे धीरे ही पहाड़ों तक पहुंचता है। हल्द्वानी से निकलने के बाद हमारा पहला बड़ा पड़ाव होगा नानकमत्ता। हल्द्वानी से इसकी दूरी लगभग 75 किलोमीटर है। नानकमत्ता अपने प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ गुरु नानक देव जी आए थे और उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। जैसे ही आप इस जगह पहुंचते हो, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। चारों तरफ शांति, गुरबाणी की आवाज और सरोवर का शांत पानी। सफर के बीच ऐसी जगहें मन को कुछ देर के लिए रोक देती हैं। और सच बताऊं तो लंबी यात्राओं में सिर्फ पहाड़ की खूबसूरती नहीं होती, रास्ते में आने वाली ऐसी जगहें भी सफर को यादगार बना देती हैं। फिलहाल रास्ता काफी स्मूथ मिल रहा है। सड़क के दोनों तरफ हरियाली, कहीं खेत, कहीं छोटे गांव और बीच बीच में लोकल जिंदगी की छोटी छोटी झलकें। यही चीज रोड ट्रिप्स को खास बनाती है। आप सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, बल्कि रास्ते में बदलती हुई दुनिया को महसूस कर रहे होते हैं। नानकमत्ता से आगे बढ़ने के बाद हम जाएंगे टनकपुर की तरफ। टनकपुर उत्तराखंड का एक छोटा लेकिन काफी महत्वपूर्ण शहर है, जो नेपाल बॉर्डर के काफी करीब पड़ता है और यहीं से ही धीरे धीरे पहाड़ों की शुरुआत भी महसूस होने लगती है। टनकपुर से आगे हमारा अगला पड़ाव होगा पुण्यागिरी मंदिर। पुण्यागिरी मंदिर उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। जैसे जैसे हम पुण्यागिरी की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे रास्ते बदलने लगेंगे। मैदान धीरे धीरे खत्म होंगे और दूर दूर तक पहाड़ दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और सच कहूँ, सफर का सबसे खूबसूरत पल वही होता है जब आप पहली बार दूर से पहाड़ को देखते हैं। आज शायद हमें बड़े हिमालय का व्यू ना मिले, लेकिन आज का दिन उस एहसास का दिन है जब आप धीरे धीरे शहरों से निकलकर पहाड़ों की दुनिया में एंटर करते हैं। आज का सफर ज्यादा एडवेंचर वाला तो नहीं होगा, ना कोई ट्रैक है, ना कोई कठिन रास्ता, लेकिन फिर भी ये दिन इस सीरीज का सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा है, क्योंकि हर बड़ी कहानी की शुरुआत हमेशा ऐसे ही छोटे कदमों के साथ होती है। आगे इस सीरीज में आपको उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़, ऑफबीट गांव, मंदिर, लोकल जिंदगी, अनदेखे रास्ते और ऐसे अनुभव दिखाएंगे जो शायद कैमरा पूरी तरह कैद भी ना कर पाए। और ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं पता कि आगे सफर में क्या क्या देखने को मिलेगा। शायद कुछ शानदार जगहें, शायद कुछ मुश्किल रास्ते और शायद कुछ ऐसे पल जो जिंदगी भर याद रहें। तो अगर आप भी इस पूरी यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो सफर शुरू हुआ है और अभी बहुत दूर तक जाना बाकी है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं चंपावत की तरफ। जय हिंद दोस्तों, आज है 12 मई और दिन है ट्यूसडे का। तो आज हम अपनी नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं। जो पिछली सीरीज़ मैंने बनाई थी नीति वैली वाली, उसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो जो आज ये सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, ये बिल्कुल नई सीरीज़। आपको पता है कि मैं नई नई जगह को एक्सप्लोर करता हूँ और आपको मैं हर एक नई लोकेशन पे लेके जाता हूँ जो अभी तक अनटच्ड है।
तो हम हो चुके हैं रेडी, अभी 5:30 बज रहे हैं सुबह के, और मैं आपको अपना सेटअप दिखाता हूँ। तो ये है अपना हेलमेट और ऊपर लगा है गोप्रो, ये बाकी अपना बैग वगैरह सब कुछ रेडी है। तो अब इसको बाइक पे माउंट करते हैं और फिर आपको सीधे बाइक पे मिलते हैं। तो ये सारा सामान अभी बाइक पे लोड करते हैं और सीधे बाइक पे मिलेंगे आपको। तो चलिए अब सीधा आपसे बाइक पे मुलाकात होती है। और यहाँ पे हमने अपना बैग माउंट कर दिया है और अब इसके बाद हमारा सिर्फ एक काम है और वो है गाड़ी को बाहर निकालते हैं और सीधा चलते हैं अपने रूट की तरफ। तो अब सीधे आपको हम मिलेंगे गाड़ी पे और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, कहाँ जा रहे हैं, क्या है, सब कुछ गाड़ी पे बात होगी। बाकी यही था कि अपना सारा सामान माउंट है, अच्छे से सब कुछ रेडी है। तो चलिए अब सीधे आपको गाड़ी पे मिलते हैं, वो भी रोड पे। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और इस बार ना मैं एक नया रूट लेने वाला हूँ और वो रूट क्या है वो अभी आपको आगे बताता हूँ कि हम कौन सा आज रूट लेने वाले हैं। और सबसे पहले चलते हैं मंदिर और उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब सीधे मंदिर पहुँचता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ कि आगे का प्लान क्या होने वाला है, क्योंकि मंदिर आने वाला है तो सीधे वहीं मिलता हूँ आपसे। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं कि आज होने क्या वाला है। इस वक्त मैं हूं हल्द्वानी में। अगर आपको पता है हल्द्वानी क्या है, तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है हल्द्वानी, तो वहां पे मैं हूं। और अभी जहां पे मैं जा रहा हूं वो है रेलवे स्टेशन, क्योंकि रेलवे स्टेशन से ही हम आगे का जो हमारा जर्नी है वो कंटिन्यू करेंगे। और अभी हम जा रहे हैं टनकपुर। तो टनकपुर होते हुए हम पिथौरागढ़ जाएंगे, मतलब हमारा मेन जो वो है, मतलब जो इस पूरे वीडियो का जो क्रक्स है वो है पिथौरागढ़ होते हुए धारचूला जाना। तो वैसे आप जा सकते हैं दूसरे रास्ते से भी, भीमताल वाले से भी, बट मैंने सोचा कि आज दूसरा रास्ता एक्सप्लोर करता हूँ। ये मैप लगा रहा हूँ मैं, तो आप मैप देख सकते हैं कि 2 रास्ते हैं, एक वाया अल्मोड़ा और एक वाया टनकपुर। तो मैं टनकपुर वाला रास्ता ले रहा हूँ और अभी ये आपको रोडवेज़ की बसें दिख रही होंगी। तो मैं इस वक्त रोडवेज़ में हूँ, हल्द्वानी रोडवेज़ पे, और यहाँ से अब हम गौला पार होते हुए टनकपुर निकलेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सीधे अब स्टेशन पार करते हैं, फिर वहाँ पे बात होगी आपसे। अब मैं इस वक्त खड़ा हूँ गौला ब्रिज पे और सामने से आपको पहाड़ दिखने लग गए होंगे हल्के हल्के, और जो नीचे नदी दिख रही है ना, इसका नाम है गौला नदी। और वहाँ पे है हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, वो आपको इलेक्ट्रिक वाले वो दिख रहे होंगे सारे पोल, तो वहाँ पे हल्द्वानी रेलवे स्टेशन। और मैंने जस्ट उसे पार कराया अभी, और मैं इस वक्त हूँ गौला पुल पे। तो इधर भी देख रहे होंगे आप, इधर भी पूरी नदी दिख रही होगी आपको, और सामने पहाड़ है बस अब। और वहाँ पे है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो स्टेडियम बना हुआ है। आज तक उसमें सिर्फ जो अभी उत्तराखंड में नेशनल गेम्स हुए थे वही हुए हैं, और उसके अलावा उसमें रणजी भी होते हैं नहीं होते मुझे नहीं पता। तो चलिए ये था आज का अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन। और जो आज का जो सफ़र है वो मैं सोलो कर रहा हूँ, कोई मेरे साथ मतलब आज कोई पार्टनर नहीं है, बस मेरी बाइक है और कोई नहीं है। तो ये कुछ नज़ारा है यहाँ से। और अब हम आ चुके हैं जंगल वाले एरिया में, आपको दिख रहा होगा दोनों तरफ जंगल है। सूरज भगवान भी निकल चुके हैं, हल्के हल्के बादल हैं बट ये बारिश वाले बादल नहीं है। तो ये कुछ नज़ारा है यहाँ का, है ना बढ़िया। सुबह सुबह जंगल में भैया कोई नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल रोड खाली है, आराम आराम से चलते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बट ओवर स्पीडिंग नहीं, क्योंकि नील गाय, हाथी और ये सब जानवर ना एकदम से आ जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो आराम आराम से चलिए, नील गाय वगैरह का बहुत यहाँ पे डेंजर रहता है थोड़ा। चल पड़े हैं फिर उन्हीं रास्तों पे हम, हवा भी अब अपना सा लगने लगी। दूर कहीं पहाड़ों में खोया ये दिल, तेरी याद भी साथ चलने लगी। सड़कों पे बातें करे ये सफर,
खामोशियाँ भी अब गाने लगी। यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, कोई नहीं है जंगल में, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं, बहुत इक्का दुक्का गाड़ी दिख रही है, क्योंकि एक तो अभी सुबह का टाइम है, 6:40 हो रहे हैं और मैंने घर से निकलते ही ऑडोमीटर 0 कर लिया था अपना। तो अभी मैं आया हूँ मात्र 20.4 किलोमीटर और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बढ़िया नज़ारे हैं, बढ़िया नज़ारे। इस वक्त जिस एरिया में मैं हूँ इसे कहते हैं सिडकुल। सिडकुल मतलब एक यहाँ का इंडस्ट्रियल हब है ये। यहाँ पे अलग अलग आपको इंडस्ट्रीज़ मिल जाएंगी। आप मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है, पीछे थी कुछ इंडस्ट्रीज़। तो इस एरिया को कहा जाता है सिडकुल, जहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी। तो ये एक टाइप का इंडस्ट्रियल हब है। तो इस रास्ते से हम होके जा रहे हैं और सितारगंज मेरे ख्याल से पहुंच ही गए हैं। सितारगंज ही है शायद, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है क्योंकि बोर्ड वोर्ड कुछ लगा नहीं है यहाँ पे। और ये सारे ट्रक्स देख रहे हैं, ये सारे जो इंडस्ट्री वगैरह का जो भी रॉ मटेरियल या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी सामान है वो यहीं से जाता है पूरा। तो देखिए कितना लाइन लगी हुई है भैया दोनों तरफ ट्रकों की। तो ये कुछ सीन है यहाँ का, तो सोचा कि एक बार आपको बता दिया जाए, क्योंकि आज पहाड़ तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। तो सोचा कि जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दी जाए। और मैं इस वक्त श्री नानक मत्ता गुरुद्वारे के सामने खड़ा हूँ, मतलब जा रहा हूँ। और ये जो पीछे पूरा एरिया देख रहे हैं ना, ये हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस सारे यहाँ पे मेरे ख्याल से जो ट्रस्ट के होंगे ना वो चलते हैं। और सामने आपको दिखेगा ये नानक मत्ता गुरुद्वारा जो है। तो अभी हम यहीं जा रहे हैं और देखते हैं अंदर कि क्या है गाड़ी लगाने का। यहाँ पे तो मेरे को लग रहा है पूरा ट्रस्ट का जो एरिया है ये वही है जो ट्रस्ट चलाते होंगे यहाँ पे। तो कुछ ये है यहाँ से। और ये बिल्कुल मेरे सामने श्री नानक मत्ता गुरुद्वारा बिल्कुल सामने है। और यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं और आपसे अब सीधे अंदर मुलाकात होगी। पता नहीं अंदर मेरे को वीडियो बनाने देंगे नहीं देंगे, बट कोशिश तो यही है कि यहाँ पे गाड़ी कहाँ पे लगाई जाए। यहाँ पे लगाते हैं गाड़ी और फिर अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं नानक मत्ता गुरुद्वारा साहिब। ये जगह उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्थित है और हल्द्वानी से लगभग 75 किलोमीटर दूर पड़ती है। नानक मत्ता सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये जगह इतिहास और आस्था दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी आए थे। उस समय यहाँ सिद्ध योगियों का प्रभाव था और गुरु नानक देव जी यहाँ आकर लोगों को शांति, सेवा और सच्चाई का संदेश दिया था। इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा नानक मता। पहले इसे गोरख मता कहा जाता था, लेकिन गुरु नानक देव जी के आने के बाद इसका नाम बदलकर नानक मत्ता पड़ गया। यहाँ का माहौल काफी शांत और सकारात्मक है। जैसे ही आप गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश करते हैं, एक अलग ही सुकून महसूस होता है। चारों तरफ गुरबाणी की आवाज, सरोवर का शांत पानी और यहाँ की साफ सफाई, सब कुछ मिलकर इस जगह को बहुत खास बना देते हैं। हालांकि यहाँ अंदर फोटो और वीडियो बनाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं आपको गुरुद्वारे के अंदर का दृश्य कैमरे में नहीं दिखा पाया। लेकिन ऑनेस्टली कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें कैमरे से ज़्यादा खुद महसूस करना ज़रूरी होता है, और ये जगह उन्हीं में से एक है। यह गुरुद्वारा एक बड़े सरोवर के किनारे बना हुआ है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले वहीं माथा टेकते हैं, फिर सरोवर के पास बैठकर कुछ समय शांति में बिताते हैं। यहाँ लंगर की व्यवस्था भी हमेशा चलती रहती है। यहाँ पर हर धर्म के, हर जगह से आए हुए लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। और सच कहूँ, लंबी यात्राओं में ऐसी जगह सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, बल्कि थोड़ी देर रुककर खुद को शांत महसूस कराने के लिए भी होती है। अगर आप कभी उत्तराखंड या नेपाल की तरफ रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो नानक मत्ता गुरुद्वारा एक बहुत अच्छा स्पॉट हो सकता है। यहाँ आपको इतिहास, अध्यात्म और शांति तीनों चीजें एक साथ देखने को मिल सकती हैं। तो अब यहाँ थोड़ा समय बिताने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले पड़ाव की तरफ।
तो हम लोग गुरुद्वारे से आ चुके हैं। अब वहाँ पे ना मतलब फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं था, तो मैंने ज़्यादा वो करा भी नहीं, क्योंकि मर्यादा रखनी चाहिए एक। तो उस वजह से मैंने थोड़ा बनाया, आपने देख लिया होगा। बाकी तो उतना मैंने कुछ उसमें करा नहीं है। बट मन अंदर से ना थोड़ा सही नहीं है यार, क्योंकि मेरे को लगता है ना थोड़ा बायस हैं। मैं पूरा नहीं कहूँगा खाली, क्योंकि बाद में वीडियो देखी जाएगी। तो अब ये कहाँ है? डैम इधर ही है। हाँ, डैम इधर है। डैम इधर है। अब हम जा रहे हैं डैम देखने। डैम इधर ही है। डैम इधर है ना। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब के जस्ट पीछे एक डैम है बहुत बड़ा, तो वो देख के आते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं खटीमा के बाद आता है बनबसा। तो इस वक्त मैं हूं बनबसा में, और यहाँ के बाद अब सीधे आगे आएगा टनकपुर। तो पहले तो हमें टनकपुर रुकना है। वैसे मेरे को नाश्ते के लिए भी रुकना है, बट कहीं दिख नहीं रहा है ना। जैसे पहाड़ों में तो आपको ढाबे मिल जाते हैं ईज़िली, बट अब ये तो पूरा प्लेन्स वाला ही एरिया आपको दिख ही रहा होगा। तो इसमें ढाबा ढूंढना ना थोड़ा मुश्किल काम है कि कोई ढाबा मिले, और अगर होते भी है ना तो वो उसमें सुबह खुलते नहीं है। तो हम लोग अब जा रहे हैं सीधा पूर्णगिरी मंदिर। और मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। क्या बताया था अंकल यार, मैं तो भूल गया। हाँ है, सीधा नहीं जाना है तो कहाँ जाना है भाई? इधर को मुड़ना है मेरे ख्याल से। ये जाएगा चंपावत, और इधर को जाना है अपन को पूर्णगिरी। मैं पूछ लेता हूँ भैया पूर्णगिरी के लिए यही रास्ता है सीधा? हाँ, बोर्ड लगा है ना? अच्छा। हाँ ठीक, धन्यवाद। तो यही है, और ये आपको ऐसे बोर्ड दिख जाएगा, और यहीं से हम लोग अंदर को चले जाएंगे तो पहुंच जाएंगे मंदिर पे। अब यहाँ से कितना पैदल रास्ता है ये तो मेरे को नहीं पता है, बट जहाँ तक गाड़ी जाती है पहले वो देखते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे ऐसा आपको गेट दिख जाएगा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने पिछली बार वो करे थे ना, जो हमने सप्त बद्री में से 3 बद्री करे थे, तो वो तो बिल्कुल ही यार, वहाँ तो आप बिल्कुल ही पता नहीं लगा पाओगे। यहाँ पे तो बहुत भव्य सा गेट बना हुआ है। तो जहाँ से मैं जिस द्वार से अंदर मुड़ा था ना, वहाँ से करीब मेरे को लग रहा है 20 से 22 किलोमीटर है पूरा मंदिर। और अभी मैं 6-7 किलोमीटर आ चुका हूँ, तो अभी भी 14 से 15 किलोमीटर बचा हुआ है। तो अभी मेरे को ना इतना ही वापस आना पड़ेगा चंपावत जाने के लिए, क्योंकि इसके आगे ऐसा नहीं है कि यही रास्ता आगे चंपावत चले जाएगा। तो वापस आना पड़ेगा इतना ही, 20-22 किलोमीटर, मतलब लगभग 50 किलोमीटर आप मोटा मान लो कि आपको मतलब आना जाना है आपका चंपावत वाले रूट से। और यहाँ पे आ चुका है थोड़ा सा ऑफ रोड। अभी पता नहीं नाला है कि रोड बनाने के लिए इन्होंने ये करा है, बट जो भी है, बड़ा बाप रे यार, इस बेचारी गाड़ी को जब से ले रखा है ना, इसमें बस ऑफ रोड हो रहा है। ये तो भाई पक्का वो है पानी वाला जो नाला होता है ना बरसाती, ये तो वही है। तो मेरे को लग रहा है उसी की वजह से ना ये सारा ऐसा है। रोड ही नहीं बन पाई है भैया यहाँ पे, और ना ही कभी बन पाएगी, क्योंकि जब भी आप रोड बनाएंगे ये नाला पानी के साथ साथ ना इतने बड़े बड़े पत्थर लेके आता है, तो फिर वो रोड को नुकसान पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा। मेरे को लग रहा है पूरा वही वाला एरिया है ये नाले वाला। एक बरसाती नाला और दिखा, और अभी हमें एक पार करना है एक ब्रिज। और मैं अभी आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताता हूँ आगे, और वो ये है कि यहाँ से आप थोड़ा सा उस पार चले जाएंगे ना, मेरी राइट हैंड साइड को, थोड़ा सा मतलब है, थोड़ा सा आप समझ जाइए, उतना भी थोड़ा नहीं, तो आप नेपाल चले जाएंगे। अभी मैं आपको ना शारदा नदी दिखाता हूँ। ये तो नाला है शारदा नदी, वो उधर जहाँ पहाड़ दिख रहा है बस वहीं पे बह रही है। तो वो शारदा नदी
बॉर्डर है इंडिया एंड नेपाल का। तो मैं अभी एक जगह पे हूँ, यहाँ पे पार्किंग एरिया में। यहाँ से 10 किलोमीटर है मंदिर। और मैं यहाँ पे क्यों हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ से क्या है ना, यहाँ से शटल सेवा है। मतलब यहाँ से आपको गाड़ी आप आगे नहीं ले जा सकते हो, आपको यहाँ से टैक्सी में आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से 10 किलोमीटर आपको टैक्सी में जाना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है आज कोई त्यौहार वगैरह है ना, तो उस वजह से यहीं रोक दे रहे हैं। फिर 10 किलोमीटर आप टैक्सी लेके जाइए और अपनी गाड़ी यहीं खड़ी कर दीजिए पार्किंग में। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की पार्किंग क्या है। तो अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, ऐसी गाड़ियाँ पार्किंग। और ऐसे आपको ये टाटा सुमो दिख रही है ना, इनमें आपको टैक्सी लेके आगे जाना पड़ेगा 10 किलोमीटर और फिर वापस आना पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ पे अपनी गाड़ी लगा दी है, इसके बाद आगे चलते हैं और आपको आगे ही मिलते हैं। और अब गाड़ी बदल चुका हूँ मैं और मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। ये है भाई, इसमें अभी मैं पहला कस्टमर हूँ। तो इसके बाद देखते हैं कि कितने और लोग आते हैं। और बाकी ऐसे लाइन से ऐसे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो मैं बैठा हूँ सबसे आगे और बाकी अब 10 किलोमीटर है, या तो पैदल जाते हैं या तो इसमें। मैंने कहा भाई इसी में बैठ के जाते हैं। तो चलिए, भीड़ बहुत है यार, क्योंकि मेले का समय है, 3 महीने का मेला लगता है यहाँ पे। तो चलिए बैठते हैं, अभी तो भीड़ भरेंगे इसको। तो फिर आपसे बात करते हैं जब मंदिर में पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं पुण्यागिरी मंदिर। ये मंदिर उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है और टनकपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। पुण्यागिरी मंदिर उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और चारों तरफ पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को पैदल चढ़ाई भी करनी पड़ती है और यही चीज इस यात्रा को और भी खास बना देती है। मान्यता है कि माता सती की नाभि यहाँ पे गिरी थी, जिस वजह से इस जगह को शक्ति पीठ माना जाता है। इसी कारण भक्तों की यहाँ बहुत गहरी आस्था जुड़ी हुई है। खासकर नवरात्रों के समय यहाँ भारी भीड़ देखने को मिलती है और पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में बदल जाता है। जैसे जैसे हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे मौसम और दृश्य दोनों बदलते जा रहे थे। मैदानों से निकलकर पहली बार पहाड़ों का असली फील आना शुरू हो गया था। रास्ते में नीचे बहती शारदा नदी, ऊपर पहाड़ और चारों तरफ हरियाली। पूरा रास्ता अपने आप में बहुत खूबसूरत लग रहा था। हालांकि मंदिर के अंदर फोटो और वीडियो बनाने की बिल्कुल अनुमति नहीं थी, इसलिए मैं आपको अंदर का दृश्य कैमरे में नहीं दिखा पाया। लेकिन सच कहूँ, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता, बल्कि महसूस करना पड़ता है। और पुण्यागिरी मंदिर उन्हीं जगहों में से एक है। मंदिर के अंदर का माहौल काफी शांत और भक्तिमय है। घंटियों की आवाज, जयकारे और लोगों की आस्था देखकर अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। लंबी यात्रा के बाद जब आप ऐसी जगह पहुंचते हो तो थकान अपने आप कम होने लगती है। और ऑनेस्टली आज इस सफर में पहली बार महसूस हुआ कि हम जब सच में पहाड़ों की दुनिया में एंटर करते हैं तो कुछ ऐसा फील होता है। तो अब यहाँ पे दर्शन करके थोड़ा समय बिताने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले पड़ाव के लिए। और मैं आ चुका हूँ वहाँ से दर्शन करके। और मुझे पता है कि मैंने वहाँ पे पूरा वीडियो दिखाया नहीं, क्योंकि ऐसा था ना, एक तो भीड़ बहुत थी और ऊपर से मंदिर बहुत छोटा है। तो मतलब वहाँ पे ऐसा भी नहीं था कि कहीं पे आप मोबाइल निकाल के या फिर अपने कैमरे से वीडियो बना सकते हैं। एक तो वहाँ पे मना था और दूसरी चीज़ ना, वहाँ पे भीड़ बहुत थी तो जल्दी जल्दी आ रहे थे, जल्दी जल्दी मतलब वहाँ से दर्शन करके ना, वहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े थे। तो उस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ करा नहीं, तो सिर्फ उतना ही बना पाया मैं वीडियो। और आज का वीडियो जानता हूँ थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, क्योंकि आज कुछ ऐसा है नहीं कि मैं आपको कुछ और ये है जो देख रहे हैं, ये है शारदा नदी और नेपाल में इसे काली नदी कहते हैं। और अभी जैसे मैंने आपको बताया था, यही है इंडिया नेपाल का बॉर्डर। जो सामने वाला पहाड़ है ना, वो नेपाल की साइड में है। और यहाँ से लग चुके हैं पहाड़ और अब हम जाएंगे सिर्फ और सिर्फ अपहिल। और अभी तक जितनी बोरियत थी सारी ख़त्म होने वाली है भैया, क्योंकि अब हल्के हल्के हल्के, ये तो मेरे को वाला रास्ता लग रहा है जैसे नैनीताल वाला रास्ता है ना जो, बट मेन रास्ता नहीं,
जो इधर से यार काला डूंगी वाला, बिल्कुल सेम वही फीलिंग आ रही है कि वैसे ही रास्ता, वैसे ही जंगल, सब कुछ वैसा ही है। अगर आप लोग कभी काला डूंगी वाले रास्ते से नैनीताल गए हैं तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। जो हरिद्वार और उधर से आते हैं ना, क्या कहते हैं, देहरादून से, तो उनके लिए वहाँ से पास पड़ेगा नैनीताल। थोड़ा मैंने रेस्ट लिया यहाँ बैठ के, और गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट करवा रहे हैं। गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है, अच्छे से बैठे हुए हैं। अभी हल्की हल्की धूप है, बट थोड़ा ना थकान हो गई है यार आज मेले की वजह से। गाड़ी को ऐसे खड़ा करके अपन ऐसे बैठे हुए हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक मैं आपको दिखाऊं, गाड़ी को लगाया और बिल्कुल इस रास्ते में ना इतना भीड़ नहीं है, मतलब एक आध गाड़ी आपको दिखेंगी और बाकी तो ऐसा ही है। और ये जो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये इसलिए बनाया गया है ताकि ऊपर से जो पत्थर वगैरह गिरते हैं ना, उनकी मजबूती के लिए। देख रहे हैं कैसे जाल डाल के इतने बड़े बड़े पत्थर रोक रखे हैं। अभी आगे ना ये देखिए, उस तरफ भी आपको दिख रहा होगा वो हरे कलर का जाल। ऐसे ना हर जगह ये जाल डाल रखे हैं, बट एक जगह मैं देख रहा था वो जाल सही थी, पूरा नीचे आया था। तो ये ऐसा कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, खाली टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है। जब तक है तब तक ठीक, जिस दिन गिर गया उस दिन दोबारा डाल देंगे ये। मैं इस वक्त हूँ इस ब्रिज पे, जो मैं आपको वहाँ से दिखा रहा था सामने, वहाँ से ना, कि वो देखिए ऊपर एक ट्रक दिख रहा होगा, वहाँ से आ रहा हूँ मैं। वहाँ से घुमा के गाड़ी इस तरफ, और ये देखिए ये यहाँ का है पुराना ब्रिज। सोचिए उस टाइम पे ये ब्रिज यूज़ होता होगा। वो सिंगल लेन है खाली, उसमें सिंगल लेन। और वो रास्ता देखिए, ये यहाँ से कैसे आते होंगे यार ये गाड़ी वाड़ी लेके। देखिए पूरा कच्चा है ये रास्ता। वो है ब्रिज। और अभी बज रहा है 6। अब सूरज भी ढलने वाला है और यहाँ से चंपावत है आपका 11 किलोमीटर। तो 20 मिनट दिखा रहा है, 20 मिनट में पहुँच जाऊँगा मैं। 6 बज रहा है, 6:30 तक मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत हल्के हल्के आराम से अपना रेस्ट लेते हुए चल रहा हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि मेरे को अभी 50-60 किलोमीटर जाना है। आराम से एंजॉय करते हुए आज का सफ़र ना कुछ ऐसा ही रहा। अब आप बताइएगा, अब आपने मेरी इतनी वीडियोस देखी हैं, अगर देखी हैं तो, अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप मेरे को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अगर आप लोगों ने देखी है तो आप लोग मेरे को प्लीज़ बताइएगा कि आपको जो भीमताल वाला रास्ता है वो ज़्यादा बढ़िया लगता है, या फिर मैंने जो आज ये नया रास्ता एक्सप्लोर करा है ये आपको ज़्यादा बढ़िया लगता है। अभी मैं हूँ चंपावत में, जैसे कि आपको पता है, और मैंने यहाँ पे ले लिया है रूम। और यहीं जो आज का पूरा जो जर्नी थी उसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मैं आपको रूम दिखाऊँ अगर, तो कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे मैंने अपने सारे गैजेट वगैरह लगा दिए हैं चार्जिंग पे। यहाँ बैग है, यहाँ पे अपना सामान रख दिया है मैंने, और ये बेड, और वो है वॉशरूम। तो आज इसको यहीं पे एंड करते हैं। जानता हूँ आज थोड़ी सी बोरिंग हो गई है वीडियो, क्योंकि आज कुछ था ही नहीं दिखाने के लिए, बट कल से ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई जाए। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और आप मेरी जो कल की वीडियो आने वाली है उसे ज़रूर देखिएगा।